मैं हूं टीसी यानी तापस चैटर्जी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों क्या था कि वर्क डन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, राइट। और नेचर ऑफ वर्क डन भी पढ़े थे। पिछले वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। वर्क डन पढ़े थे, वर्क डन का नेचर पढ़े थे, वर्क डन यूनिट्स पढ़े थे। और उस दिन के वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि एक होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब उस फोर्स के कारण वर्क डन को पढ़ेंगे जो फोर्स वेरी करेगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फोर्स लेते हैं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये क्या है कि इस फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन हो गया, मतलब ये एक कांस्टेंट फोर्स हो गया, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि एक फोर्स है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या सिंपल एक्स स्क्वायर न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो f का ही वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ये हो गया एक वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तब हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस में यहां पर पहले से कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था इस पॉइंट पर और उसको डिस्प्लेस करके यहां लाना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इसको हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं dx। dx क्या है? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, ठीक है। मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया गया, ठीक है। तो वो अपने आप तो डिस्प्लेस हुआ नहीं होगा, ऑब्वियसली एक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। तो मान लेते हैं कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F इज द अप्लाइड फोर्स। F जो है वो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है बच्चों कि ये जो फोर्स है वो हम लोग वेरिएबल फोर्स मानेंगे। यहाँ पर जो हमारा F है वो किस तरह का फोर्स होगा? वो एक वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है। तो F एक वेरिएबल फोर्स है, मान लेते हैं अप्लाइड फोर्स जो है विच इज वेरिएबल, ये एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक। दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, इसको एक वेरिएबल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू मान लेते हैं 2 था, फिर यहाँ पर x का वैल्यू मान लीजिए 3 है। तो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो वहां तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जो फोर्स है जो वेरी करते जा रहा है तो हम तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी, तो क्या करना होगा? तो देखिए यहां करना क्या होगा, हम लोग एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किए हैं dx, ठीक है। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कहा कि पूरे महीने का टेम्परेचर का रीडिंग लेना है, तो जब आप पूरे मंथ का टेम्परेचर का रीडिंग लेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, कभी टेम्परेचर ऊपर बहुत नीचे। उसके बाद आपको टास्क दिया गया कि एक मंथ के बजाय एक वीक का टेम्परेचर नोट डाउन करना है, तो वहां भी वेरिएशंस होगा बट अब वेरिएशंस थोड़ा कम होगा। उसी तरह से अगर हमको एक दिन का टेम्परेचर निकालना पड़े तो वेरिएशंस और कम हो जाएगा। सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है। और अगर एक दिन का टेम्परेचर निकालना पड़े उसका 1 घंटा का, मतलब जितना हम लोग टाइम को कम करते जा रहे हैं उतना क्या होगा कि वेरिएशंस कम हो जाएंगे। वेरी तो तब भी करेगा बट कम वेरिएशंस होगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा लेते हैं तो यहां से यहां जाने में फोर्स वेरी तो करेगा, अगर फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो, बट वो वेरिएशन को हम लोग जीरो मान सकते हैं, मतलब वो नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा का नहीं है। मतलब जैसे अगर हम लोग ये मान लें कि ये x इजिकल टू 2 है और ये वाला जो है ये हमारा x इक्वल टू 3 नहीं होके बहुत छोटा सा है, x इजिकल टू 2.001 है।
तो अगर हम एफ अगर मेरा वेरी भी कर रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हम एफ अगर हम एक्स स्क्वायर भी मान लिए है, सपोज एफ हमारा एक्स स्क्वायर ही है, तो यहां पर एफ का वैल्यू रहेगा 4 और यहां पर भी ऑलमोस्ट 4 ही रहेगा। तो यहां से यहां में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.01 सेंटीमीटर का या 0.01 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसमें जो फोर्स का वेरिएशन होगा वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मतलब हम फोर्स को फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, और एक बार कांस्टेंट हो जाएगा फोर्स तो फिर उसको 0.01 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा ये वेरी स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू को अगर हम वेरी स्मॉल वर्क डन मान रहे हैं, तो दिस वेरी स्मॉल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज एफ इंटू वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें x इज इक्वल टू 2 से लेके सपोज यहां पर लाना ऑब्जेक्ट को, x इज इक्वल टू सपोज 3 पर या 4 पर या 5 पर लाना है, तो हमें वर्कडन कैसे निकलेगा? क्योंकि 2 से लेके 5 तक जब जाएंगे, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और x का वैल्यू जब 5 लेंगे तो ये 25, और 4 से लेकर 25 के बीच में बहुत सारे f का वैल्यू बार बार वेरी करेगा। तो उस समय क्या करेंगे? तो f वर्क डन फॉर दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एफ डी एक्स। क्यों एफ डी एक्स लिख पा रहे हैं? क्योंकि फॉर दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स कैन बी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं बिकॉज यहां से यहां में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब यहां से यहां पूरा x इज इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 तक जाना है, तो क्या करेंगे? उस तरह के इनफाइनाइटली स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, बहुत सारा x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक बहुत सारा छोटा छोटा उस तरह का डिस्प्लेसमेंट आएगा, हजारों लाखों डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे, और हर एक का वर्क डन को निकाल के हमें क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। तो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे वैल्यूज को ऐड करने के प्रोसेस को ही हम लोग मैथमेटिकली क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेट करना बोलते हैं। तो फोर्स इंटू बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बहुत छोटा सा वर्क डन निकला, और ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे से अनगिनत छोटे से वर्क डन को अगर हम लोग जोड़ते चले जाए तो वी विल गेट द टोटल वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। सो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रॉम x1 टू x2 इन जनरल टर्म। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था 2 से लेके 5। तो दिस इज हाउ। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेट हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट दोनों तरफ करेंगे तो डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन करेंगे वी विल गेट द टोटल वर्क डन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन। मतलब जैसे हमारे एग्जांपल में 2 से लेके 5 तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज डब्ल्यू। So total work done can be calculated as f dx, और x का वैल्यू हमारा जहां से जहां तक वेरी कर रहा है, जैसे x1 से लेके x2 तक वेरी कर रहा है, तो x1 से लेके x2 तक हम लोग इसका लिमिट डाल देंगे। इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। सो अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है तो हमारा वर्क डन कैसे निकलेगा बच्चों? हमें फोर्स को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, फोर्स को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिए इसलिए हम लोग dx लिए। इन जनरल आप dr भी लिख सकते हैं, इन जनरल टर्म्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 से लेके r2 एंड f dr, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अगर हमारा फोर्स वेरिएबल होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, और जैसे इस टाइप का बहुत सारा सिचुएशंस आएगा, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग का जब हम लोग बात करेंगे तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वहां पे स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, वहां भी हम लोग इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो ये वाला सिचुएशन बहुत सारे डेरिवेशंस में आएंगे फिजिक्स में, जहां पर आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, और वो जो फोर्स वहां पर रहेगा वो फोर्स कैसा रहेगा? वेरिएबल फोर्स रहेगा। तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो ये प्रोसेस को एक बार आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो बहुत सारे डेरिवेशंस आपका सिंपली बन जाएगा। जैसे ही आप फोर्स देखेंगे वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ, आप तुरंत उसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट सेट कीजिए और आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस आपके आएंगे, उसको आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सिंपली आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेरिवेशंस आपके आगे के चैप्टर्स में आते रहेंगे। तो चलिए अब एक चीज बताती है कि ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या मीन करता है। तो ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है बच्चों? ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या मीन करता है? मीन्स एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ, है ना? एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ मतलब इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ।
अब यहां पर जैसे दो दो क्वांटिटी जो यूज हो रहा है, एक है फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास एक ग्राफ रहेगा, ठीक है, एक ग्राफ है और वो ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है, तो उस ग्राफ के द्वारा बाउंडेड, जैसे मान लीजिए R1 हो गया और यहाँ पे हो गया R2, तो R1 से लेके R2 तक के बीच वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, वो जो एरिया बाउंड करेगा, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए पहला, अगर ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए, और जो एरिया बाउंड करेगा वो ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा रहता RDF, तो RDF अगर रहता, ऐसा है नहीं बट फिर भी अगर RDF रहता, तो हम लोग जो एक ग्राफ बनता उस और F वाला एक्सिस जो एरिया बाउंड करता वो कैलकुलेट करते, लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या है, FDR मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो R मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड करेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो दिस विल गिव अस व्हाट, वर्क डन। ये जो एरिया बाउंड होगा बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो हमें किसका वैल्यू दे देगा, वर्क डन का वैल्यू दे देगा। क्लियर? तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बहुत तो स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझ लिए हैं तो इजीली से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रॉपरली कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऊपर देख सकते हैं आप, अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg and displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ पे तो F का एक्सप्रेशन दे ही दिया है, और ऑब्वियसली एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि फोर्स वेरिएबल है बिकॉज x के टर्म्स में है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ F dx, राइट। और फोर्स क्योंकि x का टर्म्स में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस में हो रहा है, सो dx हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट को ले लिए। और कहां से कहां तक जाना है, जाना है 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो बस यहां पर f का वैल्यू पुट कीजिए, 7 - 2x + 3x स्क्वायर dx, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक जाना है बच्चों। सो W दैट इज वर्क डन विल बी, अब डिस्प्लेस इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो भी वेरिएबल रहता है उसका पावर को हम लोग एक बढ़ाते हैं, और जो पावर उसका आता है उससे फिर डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां पर हमारा सिर्फ कांस्टेंट 7 है, कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है तो एक पावर बढ़ जाएगा तो x हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 7x। यहां पर x का पावर है 1 तो एक पावर बढ़ जाएगा तो x का पावर 2/2, तो 2 2 कैंसिल, इट विल बी ओनली x स्क्वायर। यहां पर x का पावर 2 है, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 3/3, जो पावर होगा उससे डिवाइड भी करना है। x का पावर 3/3 तो 3 3 कट जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ x³। ये हमारे इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आया। अब कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेके 5। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, कहीं भी पुट करेंगे 0 तो 0 ही आ जाएगा, तो लोअर लिमिट को पुट ही करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपर लिमिट पुट कीजिए। 7 × 5 दैट इज 35, -5 का स्क्वायर दैट इज 25, + 5 का क्यूब दैट इज 125, है ना। सिर्फ 5 पुट करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा ये, 125, 160 -25, सो ये आ जाएगा 135 जूल। कितना वर्क डन होगा। आई होप ये क्लियर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A body is displaced from 0, 0 to 1 meter, 1 meter along the path x is equal to y by a force this x square j plus yi Newton. The work done by the force will be। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो फोर्स है वो 2 डायमेंशनल फोर्स है, क्योंकि यहां पर x भी है और y भी है, यहां पर j भी है और i भी है, मतलब फोर्स जो वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस किया गया वो 2 डायमेंशनल है। कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, वर्क डन वेरिएबल फोर्स है ये तो श्योर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक फोर्स जो x एक्सिस पे लगेगा वो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा, प्लस एक फोर्स जो y एक्सिस में लगेगा वो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा, ठीक है। और कहां से कहां तक, x भी मेरा 0 से 1 जा रहा है और y में भी वेरिएशन 0 से 1 ही है, ठीक है। अब x fx कितना होगा हमारा, तो अब देखिए
हमारा एफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या है, वाई है। देखिए जे जो होता है वो क्या बताता है, वो बताता है वाई कंपोनेंट, और आई क्या बताता है, आई बताता है एक्स कंपोनेंट, करेक्ट। तो हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कितना है, वाई है, वाई हो गया, और यहां हो गया डी एक्स 0 से 1 प्लस एफ वाई, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड डी वाई, ठीक है, 0 से 1, बिकॉज आई जो होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे जो होता है वो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है। तो बस इसको आप कर देना है, तो डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू, अब यहां पे देखिए वाई, यहां पर एक चीज दिया हुआ है अलॉन्ग द पाथ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी वाई के जगह पे हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं। सो 0 से लेके 1 एक्स डी एक्स प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर वाई भी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहां से कहां चलना है, 0 से 1, और यहां पर y स्क्वायर है तो वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, इसको भी 0 से 1 ही जाना, वेरी करना है, बस पुट कर दिया अपर लिमिट, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/3, इसको सॉल्व कीजिए, इट विल बी 5/6, सो वर्क डन हो जाएगा 5/6, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर y है, यहाँ पर dx है, तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो y को हमको इसके टर्म्स में कांस्टेंट मानना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि y x के बराबर है, तो हम इसको y के जगह पर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि x वेरी करेगा तो y भी वेरी करना चाहिए। कैसे वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो हम लोग यहाँ पर y के जगह x पुट कर दिए, और यहाँ पर y स्क्वायर के जगह y के जगह पर x पुट करेंगे तो x स्क्वायर था, तो x के जगह पर y पुट कर दिए तो y स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर हम डी वाई के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट मानना पड़ेगा, बट यहां पे बता रहा है कि नहीं भाई y वेरी करेगा तो x वेरी करेगा, तो x के जगह पर हम y बिठा सकते हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी 5/6 जूल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर है कि वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस, जैसे ही बच्चों रफ सरफेस बोल देगा मतलब वहां पर फ्रिक्शन है, ठीक है। She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired, मतलब वो थक जाती है, and her applied force reduces linearly. उनका द्वारा लगाया गया फोर्स जो है वो linearly डिक्रीज करने लगा with distance to 50 Newton. ठीक है, डिस्टेंस के साथ वो फोर्स धीरे धीरे घटने लगा linearly. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement. Okay, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और वो ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट होगा, वो ग्राफ प्लॉट होगा डिस्टेंस x के बीच में और फोर्स F के बीच में, ठीक है, फोर्स F के बीच में। अब देखिए पहले फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन का, कितना, ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो ये मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20 इस तरह से चल रहा है। तो बोल रहा है कि 10 मीटर तक उसका फोर्स जो रहा, वो जो फोर्स लगा रही थी वो 100 रहा, ये 100 मान लेते, ठीक है, ये 50 है, 50 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 50, ठीक है, नहीं चल रहा है। तो पहले 100 रहा, कहां तक, 10 तक जो रहा 100 रहा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो फोर्स है वो घटने लगा, और घट के कितना हो गया, 50 हो गया, घट के हो गया 50, 20 मीटर में आते आते फोर्स हो गया 50, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और एक फ्रिक्शन भी है यहाँ पे कितना फ्रिक्शन है, 50 न्यूटन का। तो 50 फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को, लीनियर मोशन अगर है तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, अपोज करता है।
तो अगर हमारा अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव है तो फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा और फ्रिक्शन चेंज नहीं हुआ, पूरे 20 मीटर तक फ्रिक्शन जो है वो 50 ही रहा, है ना। लेकिन नेगेटिव में दिखाएंगे इसको तो 50 नीचे बना देंगे, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 20 मीटर तक फ्रिक्शन जो है वैरी नहीं किया। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अगर करें, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो अप्लाइड फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, तो अप्लाइड फोर्स जो वर्क डन करेगा, हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर दिया है तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकालने से वर्क डन निकलेगा। ये पूरा वर्क हम लोग को इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, सॉरी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक पैरेलल साइड है 100 और दूसरा पैरेलल साइड कितना होगा, दूसरा पैरेलल साइड ये 50, ये वाला ये 50 और दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, दैट इज 20। सो दिस वर्क डन विल बी, यहां से आप 10 से काट दीजिए, 150 इंटू 10, सो इट इज 1500 जूल इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये भी निकालना है। दोनों फोर्स के कारण वर्क डन पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, तो फ्रिक्शन जो तो चेंज नहीं हुआ, पूरे थ्रू आउट 20 मीटर का डिस्टेंस वो 50 ही रहा। सो दिस, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। सो इट इज 50 इंटू 20, बट माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस 50 इंटू 20, सो इट इज माइनस 1000 जूल। तो अगर आप यहाँ से पूछा नहीं है बट फिर भी अगर नेट वर्क डन निकालना पड़े तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा 500 जूल, ठीक है। आपने एनर्जी लगाया काम करने में, एक 1500 जूल का वर्क किया, जिसमें से 1000 जूल तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही खर्चा हो गया, बचा कितना वर्क डन, 500 जूल, ठीक है। यही 500 जूल उस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहा। तो आई होप कि आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी समझ में आया और उसके न्यूमेरिकल्स भी समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।